Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा था हमारा, हमने पिछले लेक्चर में 3.8 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो फिगर आपको दे रखा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है बेसिकली ये आपका, ये 10 ओम इसके बीच वाले डायगोनल में कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर इधर एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी इस तरीके से, और एक बैटरी, और यहाँ से ये क्लोज्ड हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा 5 ओम है, ये भी हमारा 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस है, और साथ में 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है करंट इन ईच ब्रांच, सारे ब्रांच में करंट की वैल्यू अब बतानी है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं करंट की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए इन दोनों का रेशियो और इन दोनों को रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर इन दोनों का रेशियो या फिर इन दोनों का रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 10/5 है और यहाँ पर 5/10 है, तो इसका मतलब ये कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस वाले ब्रांच में डायगोनल जो है आपका, इस डायगोनल में भी करंट होगा। तो सभी ब्रांच में करंट पूछ रहा है, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इसमें भी, इसमें भी, और इस सर्किट में भी 10 ओम रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद सब में करंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम VI मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? VI मेथड, यूजिंग VI मेथड, यूजिंग VI मेथड। तो अभी हम सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? सिर्फ इस वाले पार्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट पर। अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ध्यान से अगर आप देखें तो मान लेते हैं इधर से करंट कितना आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है I। तो इसमें सपोज कर लिया मैंने, इसमें करंट बढ़ गया, इसमें चला गया I1 और नीचे वाले में चला गया I2। मतलब 5 ओम में I2 करंट बह गया और इसमें I1 करंट बह गया। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले में भी I1 होगा और इस वाले में भी I2 करंट ही होगा। सॉरी, I2 नहीं, इसमें I1 होगा और इसमें I2 होगा। कैसे? ध्यान से देखें, अगर इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में I2 करंट गया और 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट गया, तो I बराबर I1 प्लस I2। तो उधर से I1 प्लस I2 निकलना भी चाहिए। इस पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से देखें तो अगर I1 प्लस I2 एंटर किया तो I1 प्लस I2 निकलना भी चाहिए। तो अगर इधर I जैसे ही एंटर करता है तो I1 I2 में करंट डिवाइड हो जाता है। तो इधर से निकलते समय भी 5 ओम में I2 करंट ही होना चाहिए और 10 ओम में I1 करंट ही होना चाहिए, क्योंकि करंट इसी तरीके से डिवाइड होता है ना। करंट अगर डिवाइड हो गया I1 और I2 में, तो इधर भी I1 I2 में डिवाइड होगा, क्योंकि इधर 5 ओम रेजिस्टेंस है तो इसमें I2 होगा, इधर 10 ओम रेजिस्टेंस, इधर I1 होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इधर से करंट आया I1, इधर चला गया I2, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा? I1 माइनस I2। इस वाले ब्रांच में I1 माइनस I2, I1 इधर से आया, I2 इधर चला गया, तो बचा जो I1 माइनस I2 नीचे की तरफ। अब क्या करते हैं? VI मेथड लगाते हैं। सिर्फ इस वाले पार्ट की हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इस वाले पार्ट की निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस पार्ट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज अपॉन में करंट, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल करंट। टोटल वोल्टेज किसके क्रॉस? जिसके क्रॉस हम पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, है ना। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस हम टोटल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। वोल्टेज तो लगा है 10 वोल्ट, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो ये भी खाएगा। तो हम मान लेते हैं इस वाले ब्रांच के अक्रॉस
वोल्टेज कितना आया है V1 और इस वाले ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया है V2, तो V1 प्लस V2 ये हमारा क्या कहलाएगा, इस सर्किट का वोल्टेज कहलाएगा, मतलब टोटल वोल्टेज। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज लिख सकते हैं V1 प्लस में V2 और करंट कितना एंटर कर रहा है टोटल, इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ध्यान से देखिए इस वाले ब्रांच के अक्रॉस अगर हमने माना है टोटल वोल्टेज कितना है V1 है, तो V1 बराबर क्या मान सकते हैं 5I2, IR लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं 5I2 प्लस इधर V2 बराबर कितना हो जाएगा 10I1, तो ये कितना हो गया 10I1 अपॉन में कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। अब अगर बहुत अच्छे से देखें इधर से I1 कॉमन कर लेते हैं, I1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 5 इंटू I2 अपॉन में I1 प्लस में 10 बचा अपॉन में, इधर से मैंने कितना कॉमन किया है I1 कॉमन किया है, तो इधर से भी I1 कॉमन कर लेते हैं तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस I2 अपॉन में I1। ये मेरा काम हो गया, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आर इक्विवेलेंट बहुत जल्दी से आएगा। कैसे आएगा, अगर इफ़ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2 अपॉन I1, मतलब इफ़ यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ I2 एंड I1 देन यू विल गेट आर इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट। अब ये I2 अपॉन I1 कैसे आएगा इसकी बात करते हैं। I2 अपॉन I1 लाने के लिए किसी भी एक ब्रांच में हम क्या लगा देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, हम मान लेते हैं हम इस वाले सर्किट में घूम रहे हैं, इस वाले सर्किट में ऐसे, इस वाले सर्किट में छोटे वाले पार्ट में है ना, इस वाले क्लोज लूप में घूम रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो करंट के डायरेक्शन आपको पता है, वोल्टेज घटता है तो क्या लिखेंगे माइनस में 10I1 फ्रॉम KVL, क्या लिखेंगे माइनस में 10I1। फिर उसके बाद ऐसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज फिर से घटेगा, कितना हो जाएगा माइनस में 5I1 माइनस में I2। फिर उसके बाद ऐसे घूमेंगे, उसी जगह आएंगे तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो ऐसे गया वापस उसी जगह लौटना है। तो ध्यान से अगर देखें इस वाले पाथ में अगर वापस लौटते हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा प्लस में 5I2 बराबर 0 हो गया। यह हमारा KVL हो गया। इस यहीं से आपका I2 अपॉन I1 आ जाएगा, उठा के रख देंगे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो माइनस 10I1 माइनस 5I1 कितना हो गया माइनस में 15I1। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 5I2 प्लस 5I2 कितना हो गया 10I2 इज इक्वल टू 0। इस वाले को उधर कर देते हैं तो I2 अपॉन में I1 हमारे पास आ गया, I2 अपॉन में I1। I2 अपॉन में I1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन में 10 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 3/2। तो रेशियो ऑफ I2 एंड I1 क्या आ गया आपके पास 3/2। 3/2 उठा के यहाँ रख दीजिए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास मिल गई। आर इक्विवेलेंट कितनी आसानी से आ गया, देखिए अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का 5 इंटू 3/2 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 ऊपर बनेगा। ऊपर बना आपका 35/2 और नीचे क्या बना 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 ओम। कितनी हो गई 7 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी मिल गई, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 ओम। तो 7 ओम क्या है 7 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट फॉर दिस पार्ट, है ना। इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 7 ओम। अगर इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस 7 ओम हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 17 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस 17 हो गया ओम हो गया। तो इधर से करंट जो आई ये बैटरी भेज रहा है वो करंट आई बराबर कितना हो जाएगा, वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस टोटल कितना है 17। दिस इज द 10/17 एम्पियर जो हमारे इस वाले 10 ओम रेजिस्टेंस में होगा, इस वाले 10 ओम रेजिस्टेंस में होगा। अब आपके पास I की वैल्यू आ चुकी है और उसके बाद I की वैल्यू आपको पता है I1 प्लस I2 होगा। I की वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, I1 और I2 की वैल्यू भी यहीं से सॉल्व हो जाती है। I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू सबसे पहले मैं लिखता हूँ। I की वैल्यू आपके पास हो गई I1
प्लस I2, इसी I को मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू 10/17 और यहाँ से I2 की वैल्यू उठा के मैं डाल देता हूँ। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2 I1, दिस इज इक्वल टू 10/17। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू पा जाएंगे। इसको सॉल्व करते ही I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी 5I1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 10/17। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, दिस इज इम्प्लाइज दैट I1 बराबर आ गया आपके पास 4/17 एम्पियर। I1 की वैल्यू आपके पास आ गई 4/17 एम्पियर। I1 जैसे ही आ गया I2 भी आ जाएगा, तो यहाँ से I2 आ जाएगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू रख दीजिए। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, I2 की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू में I1 का इधर मल्टीप्लाई कितनी है 4/17, 2 2 जा 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6/17। तो I2 की वैल्यू आपके पास आ गई। I2 कितना है, I2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। आपके पास कितनी चीज़ें हैं, I1 है, I2 है और I है। I की वैल्यू 10/17 इस वाले रेजिस्टेंस में, मतलब जितना बैटरी करंट ड्रॉ कर रहा है, और 4/17 इस वाले ब्रांच में, और 6/17 इस वाले ब्रांच में। तो इस वाले ब्रांच में 6/17 है तो इस वाले ब्रांच में भी 6/17 होगा। इस वाले ब्रांच में 4/17 है तो इस वाले ब्रांच में भी 4/17 होगा। क्या ख्याल है इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में तो I डैश बराबर कितना I1 - I2, ये भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे I डैश इज इक्वल टू I1 - I2 करके, तो I1 की वैल्यू कितनी है 4/17 और उसकी वैल्यू कितनी है माइनस में 6/17 एंड दिस इज इक्वल टू कितना माइनस में 2/17। सॉल्व करेंगे -2/17, तो इसका मतलब इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी 2/17। लेकिन सर ये वो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन आपको डिनोट कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन जो आपने माना है उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये जो करंट होगा ऊपर से नीचे नहीं फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू 2/17 होगी। इसका मतलब इस वाले 5 ओम रेजिस्टेंस में 2/17, इस वाले में आपका 4/17, इस वाले में आपका 6/17 और इस वाले में आपका कितना हो जाएगा 10/17 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। हालांकि ज़्यादातर तो बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज ही पूछा जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन में, है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ये VI मेथड जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर बना हुआ है विथ स्टोन, ये हमारा क्या है मीटर ब्रिज है। क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है इन अ मीटर ब्रिज फिगर नंबर 3.27। असल में एनसीईआरटी में आपका फिगर नंबर 3.27 है, उसमें ये फिगर बना हुआ है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है इसको। कह रहा है कि द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। मतलब इस मीटर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस X लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस Y लगा हुआ है। हालांकि जब आप फिगर नंबर 3.27 देखेंगे, 3.27 में क्या है, इधर लगा हुआ है R, इधर लगा हुआ है S, दो रेजिस्टेंस। लेकिन ठीक है, उसने बोल दिया कि 3.27 से देखिए एक में X है एक में Y है, तो मैं मान के चल रहा हूँ यही X है और ये Y है। एक रेजिस्टेंस हमारा नोन होता है, एक अननोन होता है ना मीटर ब्रिज में। और ये मेटल की स्ट्रिप है, कॉपर की मेटल स्ट्रिप, मोटी मोटी थिक स्ट्रिप लगाई जाती है। ये हमारा 100 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसके अक्रॉस मैंने क्या लगाया है, एक बैटरी लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो ये कह रहा है कि जब X और Y लगा होता है तो बैलेंस पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर पे आता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम। मतलब ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है आपके पास, ऊपर वाला रेजिस्टेंस वो कितना है 12.5 ओम है। Y की वैल्यू 12.5 ओम होता है तो ये 39.5 सेंटीमीटर पे बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 39.5 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फिक्स्ड है, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है। तो क्वेश्चन आपसे शायद यही पूछ रहा है कि X की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X की वैल्यू बताना है।
तो x की वैल्यू बताना है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो x अपॉन में 12.5 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर अपॉन में 60.5 सेंटीमीटर। ध्यान से अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 39.5 इंटू में 12.5 अपॉन 60.5 ओम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओम में आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा है x की वैल्यू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें कुछ और कहता है, कह रहा है कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों हम ये जो कनेक्शंस बनाते हैं ये मोटे मोटे कॉपर स्ट्रिप्स के बनाते हैं, है ना। मोटा कॉपर स्ट्रिप बनाने का पर्पज़ ये होता है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और कहीं से न जुड़ जाए, क्योंकि जब इसे वायर से कनेक्ट करेंगे तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हमने यहाँ पर मेटल स्ट्रिप लिया है, मेटल लिया है, प्योर मेटल लेते हैं जैसे कि लगभग कॉपर का लेते हैं, और अच्छा दूसरे का मटेरियल का भी लिया जा सकता है ना। तो मैंने कॉपर का लिया, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और साथ में साथ इसको मोटा मैंने कर दिया, क्योंकि जितना मोटा स्ट्रिप होगा उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना मोटा होगा हमारा स्ट्रिप, जितना थिक स्ट्रिप होगा उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा। और साथ ही साथ इसे कॉपर का बनाते हैं, क्योंकि कॉपर का भी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसके लिए इसको लगाते हैं, मोटा मोटा स्ट्रिप लगाते हैं, ताकि रेजिस्टेंस हमारे इसके हमको तो कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, मतलब दोनों गैप में से एक की वैल्यू नोन, एक की वैल्यू अननोन रहती है, हमें वो कैलकुलेट करना है। अगर इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सर्किट का पार्ट हो जाएगा, वो सर्किट का पार्ट हो जाएगा तो वो तो अननोन रेजिस्टेंस है ना हमारे लिए, मतलब उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं करना चाहते हैं, बस कारण ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसी में नंबर ए हो गया, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। जब एक्स और वाई को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ कितना आएगा, फ्रॉम पॉइंट ए, ये ए है वो बी है। तो ध्यान से अगर आप देखें, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इसको यहाँ पे लगा देंगे, मतलब यहाँ ये वाई हो गया, यहाँ ये वाई हो गया, वाई की वैल्यू कितनी 12.5, और यहाँ पे जो एक्स था, एक्स की वैल्यू जो आपके पास आई हुई है वही है एक्स, जो भी है यहाँ पर जो भी आएगी, है ना। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो इसका ये लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये 60.5 सेंटीमीटर और ये 39.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेशियो बराबर रहना है ना, रेशियो बराबर रहना है। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं एल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। बहुत अच्छे से देखो तो y बाय एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस रेशियो के बराबर होना चाहिए, l अपॉन 100 माइनस एल होना चाहिए। y की वैल्यू कितनी है 12.5, या फिर यहाँ से अगर आप देखें, इसी क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x यहाँ कितना था 39.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, ये y था। तो y बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, y बाय एक्स की वैल्यू आपके पास है 60.5 अपॉन में 39.5 इज इक्वल टू l अपॉन में 100 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब l की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास यही आएगी 60.5 सेंटीमीटर, आपके पास यही आएगी 60.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये, अगर रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर देंगे तो इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो भी इंटरचेंज होगा, मतलब ये लेंथ उधर चला जाएगा, ये वाला लेंथ इधर चला जाएगा, क्योंकि रेशियो बराबर होना चाहिए ना लेंथ का, जितने रेशियो में ये रेजिस्टेंस है उतने रेशियो में ये भी होना चाहिए। कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे ढंग से, आपके पास वैल्यू आएगी बढ़िया सा, है ना। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, कहिए तो सॉल्व करके दिखा दूँ मैं आपको। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 605 माइनस में 60.5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.5 एल, ये भी एल हो गया, वो उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा इधर कितना 605 और उधर जाके कितना हो जाएगा 100 एल। तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी जाने वाली है 605 अपॉन में 100, एंड दिस इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शोज एनी करंट। कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को उठाकर मैं यहाँ लगा दूँ और बैटरी को उठा के यहाँ लगा दूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर सकते हैं और इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद भी रखना है। और जब उसको आप चेंज करके जब सर्किट दोबारा बनाएंगे फिर से वही सर्किट बन जाएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करता है, इसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के साइड के अलॉन्ग होते हैं, और एक डायगोनल में क्या होता है, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल में क्या होता है, बैटरी होता है। तो अगर आप सोच के देखो, इसको हटा के नीचे लगा दोगे, बैटरी हटा के ऊपर लगा दोगे, तो एक ही बात है। वो तो अलग अलग डायगोनल में लग रहे हैं, है ना, अलग अलग डायगोनल। एक डायगोनल में क्या लग रहा है, गैल्वेनोमीटर, एक डायगोनल में बैटरी। चाहे इसको वहां लगा दो चाहे उसको यहाँ लगा दो, लग तो अलग अलग डायगोनल में ही लग रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक स्टोरेज बैटरी है हमारे पास, इस टाइप का एक स्टोरेज बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको चार्ज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डीसी सप्लाई, किसी डीसी सप्लाई से इसको चार्ज किया जा रहा है बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रजिस्टर। सीरीज रजिस्टर RS की वैल्यू कुछ दे रखी है, इसकी वैल्यू 120 वोल्ट दे रखी है, और ये आपका क्या है, 8 वोल्ट है, और आई थिंक ये 0.5 ओम है, 0.5 ओम। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 15.5 ओम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो अब अगर ध्यान से देखें कि इस स्टोरेज बैटरी जो हमारा है, ये छोटा बैटरी है, और ये जो डीसी सप्लाई लगाया है ये बड़ा बैटरी है, तो ये क्या करेगा, इस वाले बैटरी को चार्ज करेगा। और जब इस वाले बैटरी को ये चार्ज करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है E+IR, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। जब डिस्चार्ज होता है बैटरी तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस वाला फॉर्मूला लगता है, E-IR। जब चार्ज हो रहा होता है तो क्या लगता है, V बराबर E+IR। चार्जिंग केस में प्लस वाला फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग केस में माइनस वाला फॉर्मूला। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये 120 वोल्ट है, तो ये करंट फ्लो कराएगा, ये करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखें, ये वाला इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि ये वाला करंट तो ऐसे बहाना चाहेगा और ये वाला करंट ऐसे बहाना चाहेगा। ये बड़ा बैटरी है तो ये जीत जाएगा, और अगर ये जीत जाएगा तो ये 120 वोल्ट जीतेगा और करंट ऐसे ही बहाएगा, मतलब इस वाले बैटरी का अपोज किया, सपोर्ट नहीं किया, तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, इसकी घट जाएंगी। तो टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 8। और टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले बैटरी का 0.5। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, आई थिंक 112 अपॉन में कितना हो गया, ये 16 है ना, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर करंट बहा। अब ये 7 एम्पियर करंट बहेगा तो टर्मिनल वोल्टेज इसके और इसके अक्रॉस आएगा। टर्मिनल वोल्टेज असलियत में इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर होता है, बैटरी को उसको बनाते बाहर है। तो अगर बैटरी का टर्मिनल अगर हम सर्किट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस के उस साइड वाला पॉइंट और बैटरी के पॉजिटिव के इस साइड वाला पॉइंट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, E+IR। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 8 प्लस I की वैल्यू 7 और ये 0.5। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3.5 एंड दिस इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट is the terminal voltage। 11.5 volt is the terminal voltage। this is your answer। फिर
इसके अगले पार्ट में कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। हमने यहाँ पर सीरीज रजिस्टर क्यों लगाया? विदाउट सीरीज रजिस्टर लगाकर भी इसको चार्ज कर सकते थे, लेकिन क्यों लगाया सीरीज रजिस्टर? तो फर्क पड़ता है सीरीज रजिस्टर लगाने से, क्योंकि अगर हम सीरीज रजिस्टर ना लगाते तो क्या होता? सोचिए, अगर सीरीज रजिस्टर ना लगाते तो करंट की वैल्यू कितनी होती? करंट की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें विदाउट सीरीज रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112 अपॉन में कितना आ जाएगा? 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1120 अपॉन में कितना? 5। तो करंट की वैल्यू अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 4 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 ये हो गया इतना एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू कितनी? 224 एम्पियर। और 224 एम्पियर अच्छा खासा करंट होता है, इस सर्किट को डैमेज कर देगा, है ना, बहुत डेंजरस करंट है, सर्किट को डैमेज कर देगा। तो सर्किट को बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, इस बैटरी 8 वोल्ट के बैटरी को भी बचाने के लिए, सर्किट को बचाने के लिए, सर्किट धुआं ना फेंक दे, सर्किट जल ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं कि करंट कम बहे। करंट क्या बहे? कम बहे। तो इसलिए हम यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं 15.5 ओम का, मतलब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट कम फ्लो हो और हमारा बैटरी भी चार्ज होता रहे। इसका पर्पज़ यही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है, अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब बैलेंस पॉइंट हमारा कहाँ मिलता है? 35 सेंटीमीटर पर मिलता है जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है? इसकी वैल्यू है 1.25 वोल्ट। बैलेंस पॉइंट का क्या मतलब है? जीरो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस में हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब टोटल का टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है वो इसके क्रॉस आएगा। समझते हैं बात को ये? अच्छा, तो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, मतलब इस सेल को हम रिप्लेस्ड कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं यहीं से मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ, रिप्लेस करने का मतलब यही है ना, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद फिर से वही गैल्वेनोमीटर में जोड़ता हूँ और बैलेंसिंग पॉइंट कहीं और मिलती है, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है? ये 63 सेंटीमीटर पे है आपका। अगर हम दूसरे बैटरी से इसको दूसरे बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू मान लेते हैं E है, तो क्या होता है? तो हमारा 63 सेंटीमीटर पे हमारा बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द EMF ऑफ द सेकंड सेल, मतलब इस वाले की EMF पूछ रहा है, मतलब E की वैल्यू पूछ रहा है। पहले 1.25 पे लगाया तो बैलेंसिंग पॉइंट 35 सेंटीमीटर पे। जब मैंने कोई दूसरा बैटरी लगाया तो 63 सेंटीमीटर पे हमारा बैलेंसिंग पॉइंट मिला। तो बताना ये है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E, ये सेकंड सेल का ये EMF कितना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन हमें पता है कि जो जब भी हम EMF लगाते हैं तो E की वैल्यू कितनी आती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट K और बैलेंसिंग लेंथ L, वेयर L इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और E क्या होता है? E हमारा जो बैटरी हम लगाए हैं उसका EMF है। तो यहाँ पे K की वैल्यू नहीं बदलेगी, K की वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि K हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का होता है। वायर तो हम वही यूज़ कर रहे हैं, है ना, बस हम बैटरी बदल रहे हैं। तो बैटरी बदलेंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट बदलेगा, क्योंकि बैटरी बदलने से उसकी वैल्यू चेंज होगी, बैटरी की वैल्यू चेंज होगी। अलग अलग वोल्टेज का हम बैटरी उसको टेस्ट करेंगे कितनी वैल्यू है कितनी वैल्यू नहीं है, तो L बदलेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो पहले वाले केस के लिए तो 1.25 इज इक्वल टू K इंटू में कितना हो गया? K इंटू में 35 आ गया। और दूसरे वाले केस के लिए मुझे E नहीं पता है तो K लिखेंगे और इंटू में कितना लिख देंगे? 63। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.25 अपॉन में E, एंड K से K चला गया, कितना बचा? 35 अपॉन में 63, है ना। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड हो जाएगा 5, 7 से डिवाइड हो जाएगा 9,
और बहुत अच्छे से देखें तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.25 इंटू में 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इंटू में 9, तो ईएमएफ की वैल्यू आपके पास आ गई। ईएमएफ ई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, तो 2.25 आ रहा है ऐसा कुछ, 2.25 वोल्ट। मतलब ये जो मैंने दूसरा बैटरी लगाया उसका वोल्टेज कितना है, 2.25 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है कंडक्टर के अंदर कितना है, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। फिर आगे क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। किसी इलेक्ट्रॉन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पूछ रहा है। और ये लेंथ दे रखा है वायर का 3 मीटर। और इसने बोल रखा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू बतानी है कि किसकी, टाइम की वैल्यू बतानी है जब इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पहुंचेगा, इधर से चलेगा ड्रिफ्ट स्पीड से और यहाँ पहुंचेगा, ड्रिफ्ट स्पीड मान लेते हैं वीडी, है ना, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड से चलेगा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। निकालते हैं, सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड ही निकालते हैं, तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगा तो स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता है 3 मीटर को कवर करना है इलेक्ट्रॉन को, टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं। ध्यान से देखें तो हमारे पास आई बराबर कितना होता है, NEAVD। तो VD बराबर कितना हो जाएगा, VD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I अपॉन NEA। क्लियर है। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में मान लेता हूँ L है, L अपॉन में T एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अपॉन में NEA। टाइम का वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, NEAL अपॉन में कितना हो जाएगा, NEAL अपॉन में हो जाएगा करंट I। दिस इज इक्वल टू N की वैल्यू आपको दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28। E की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, याद भी होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ दे रखा है 3 मीटर अपॉन में करंट से डिवाइड करना है, मतलब 3। ध्यान से देखें 3 और 3 चला गया, 3 और 3 चला गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8.5 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 3.2 हो जाएगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा माइनस में 25 और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, पावर 3 बचेगा, यहाँ पर पावर 3 बचेगा। ध्यान से देखिए दिस इज द टाइम और ये सेकंड में आएगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका सेकंड में आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा ये आपका टाइम है ना। और आंसर मैच करिएगा पीछे एनसीईआरटी के पीछे से, ठीक है। आंसर दे रखा है, आंसर से मिला लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये आपका हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम एडवांस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे, देखेंगे उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।